Dear students, today we are going to study a very new topic that is called gravitation. We are going to study gravitation. Gravitation होता क्या है? What is the meaning of gravitation? It's a very common term in science. Gravitation का मतलब है एक ऐसा फिनोमेनन जिसमें इस पूरे यूनिवर्स में, चाहे आप अर्थ पे हो, चाहे वो जुपिटर पे जाओ, चाहे वो स्पेस में जाओ, कहीं भी पूरे यूनिवर्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक फीचर हम लोग साइंस का देखते हैं। वो क्या है कि हर एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेट सिर्फ अट्रैक्ट करता है, रिपल्सन नहीं। दो मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन मास के बारे में ये एक यूनिक नेचर है मास की, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है दूसरे मास को। तो ग्रेविटेशन का मतलब यही है। ग्रेविटेशन का मतलब है कि वो फेनोमेनन, साइंस की वो परिघटना, वो फेनोमेनन जिसमें एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करती है, इस फेनोमेनन को ही हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। सो ग्रेविटेशन इज द फेनोमेनन is the phenomenon in which every mass attracts another mass. ओके, सो ये तो हो गई ग्रेविटेशन का मतलब। अब हम लोग देखेंगे कि ग्रेविटेशन अगर है मतलब दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो आखिर वो अट्रैक्शन का फोर्स कितना होगा। तो इसके लिए न्यूटन ने एक लॉ दिया था विच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वी विल सी टुडे फर्स्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या है? बहुत आसान है। पहली बात, आप इमेजिन करो कि दो मास है हमारे पास। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। ओके, दोनों के बीच, दोनों की सेंटर होगी जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। पूरे मास बॉडी का सारा मास जिस पॉइंट पर केंद्रित होता है, सेंट्रलाइज होता है, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सपोज इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस पूरे मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। दोनों पॉइंट के बीच की दूरी हमने मान लिया r। तो दो ऑब्जेक्ट इस तरह से रखी हुई है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r है। तो न्यूटन ने अपने पहले लॉ में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बोला कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू masses will be directly proportional to the product of masses। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है ऑफ masses। ये दो masses जो हमारे पास है m1 और m2, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो डिसाइड करता है कि दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा। सपोज हम मान के चलते हैं कि दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो F है। इफ F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो फोर्स ग्रेविटेशन के कारण हुआ, इसलिए इसका नाम पड़ गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इफ F इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम कह सकते हैं कि ये जो F है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। ठीक, इसको मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, मस्त जस्ट उल्टा चलता है। तो यहाँ पर चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। देखो दोनों का प्रोडक्ट कर दिया हमने। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन, कि दोनों m1 m2 का जो प्रोडक्ट होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा F। मतलब ये प्रोडक्ट अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ये दोनों घटेगा, प्रोडक्ट करके घटेगा तो ये भी घटेगा। सेकेंड लॉ जो है वो क्या है, तो सेकेंड लॉ हम देखते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा। ओके, अब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस मतलब आप यहां देखो, ये जो है हमारा r1 डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो सेकेंड लॉ कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओके बिटवीन टू masses इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां इनवर्सली आ गया, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ओके, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, मतलब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F है तो हम लिख सकते हैं F इज साइन को, साइन प्रोपोर्शनल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इनवर्सली, साइन तो एक ही लिखते हैं, यहाँ इनवर्सली में 10⁻1 बाई लिख देते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल, मतलब r स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस को स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम है, मतलब r का स्क्वायर बिटवीन द r क्या है, डिस्टेंस है ना दोनों के बीच का, तो इसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो r स्क्वायर 1 के नीचे चला गया, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। डायरेक्टली में सामने सामने लिख देते हैं, इनवर्सली में ऊपर नीचे करके लिख देते हैं, तो दिस इज सेकेंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो फर्स्ट लॉ में आपने क्या देखा, फर्स्ट लॉ में आपने देखा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, ये फर्स्ट लॉ। अब इस दोनों लॉ को मर्ज कर दे, इस दोनों को एक ही स्टेटमेंट में लिखने की कोशिश करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को एक ही इक्वेशन में अगर लिखने की कोशिश करें एक ही लाइन में, तो हम दोनों को मर्ज कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं कंबाइनिंग बोथ, अगर दोनों को कंबाइन कर दे तो हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल का साइन m1 m2 ऊपर हो जाएगा और नीचे r स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब ये तो चलो एक काम हो गया, अब आप ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन जो है इसे हटाने की जरूरत है, क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शन हमें सिर्फ ये बताता है कि दोनों का रिलेशन क्या है। रिलेशन का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, बस इतना ही बताता है ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन सिर्फ हमें बताता है कि कौन बढ़ेगा तो कौन घटेगा, कौन घटेगा तो कौन बढ़ेगा, इस तरह से रिलेशन बताता है, इक्वलिटी नहीं बताता, मतलब कौन कितना के बराबर है वो नहीं बताता है। तो इसको हम साइन ऑफ प्रोपोर्शन को हम अगर इक्वल टू में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, कांस्टेंट देना पड़ता है, कोई भी साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटाओगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ता है जो इक्वलिटी के लिए जरूरी होती है। ये कांस्टेंट यहाँ पे कैपिटल G, यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो मेरा कैपिटल G का सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये कैपिटल G क्या है, एक कांस्टेंट है, दिस कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो है ही, लेकिन इसका स्पेशल नाम पर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो चलो ठीक है, आप समझ में आ रहा हो कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं। यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे आप अर्थ पे जाओ, जुपिटर पे जाओ, मार्स पे जाओ, स्पेस में जाओ, मून पे जाओ, कहीं भी जाओ स्पेस में, ये काम करेगा। ये जी की वैल्यू हमेशा उतना ही रहेगी, जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ग्रेविटेशन मतलब चूंकि ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। जी की जो एक फास्ट वैल्यू भी होती है 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर केजी स्क्वायर, पर केजी किलोग्राम स्क्वायर। ना शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट हो गई, ऐसा यूनिट ऑफ जी। ये वैल्यू ये हमेशा याद रखना है आपको 6.673 × 10⁻11। ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया है वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ये कैलकुलेट किया गया है। तो दिस इज व्हाट यू लर्न। आपने क्या देखा, लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, चलो ठीक है, ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मैंने समझ लिया कि दो मास हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट। अब हम जरा पृथ्वी पे आ जाते हैं। पृथ्वी, अर्थ जो है, अर्थ भी दूसरे चीज को खींचती है ना। आपने देखा कि एप्पल जो है वो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि एप्पल जब पेड़ से अलग हुआ तो वो कहाँ गया, ना ऊपर गया, ना लेफ्ट गया, ना राइट गया, कहाँ गया, वो नीचे आया। क्यों नीचे आया, आखिर नीचे आने क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया, या वही कहीं रुक क्यों नहीं गया, इधर उधर क्यों नहीं गया, वो सीधे नीचे क्यों आता है ना। एप्पल अगर पेड़ से अलग होता है तो उसका रास्ता नीचे क्यों बना। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट न्यूटन्स थॉट, उनका दिमाग में ये बात आया। तब उन्होंने ये स्टडी किया कि आगे कुछ ना कुछ तो कारण है एप्पल के नीचे आने का। तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया कि अर्थ कहीं ना कहीं खींच रही है, एप्पल को भी खींचा उसने। नाउ वी विल सी कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये हमारे अर्थ पे कैसे एप्लीकेबल होता है, हमारे अर्थ पे कैसे हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अर्थ जो है एक बहुत ही विशाल है ना। इसका रेडियस भी बहुत ज़्यादा होगा। आरी कहेंगे अर्थ के रेडियस को, और मास ऑफ अर्थ को हम लोग AB से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ ऑलमोस्ट जो है आपका 6 × 10⁻24 किलोग्राम, मतलब 6 पे आप 24 जीरो रख दोगे तो वो अर्थ का रेडियस, अर्थ का मास बन जाएगा किलोग्राम में। और अर्थ की जो रेडियस है वो है 6.4 × 10⁻6। ओके, अर्थ की जो रेडियस है वो 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये आपको बेसिक स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए ना। अगर हम ये कहें कि अर्थ के ऊपर कुछ हाइट पे एक हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, कुछ ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल m है ना, जिसका मास स्मॉल m है। तो नेचुरली है कि अर्थ इस मास को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, अभी ने पढ़ा कि दोनों मास एक दूसरे को खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर ये जो h हाइट है ऑब्जेक्ट की और m मास है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इस फिगर में बिटवीन मास m एंड अर्थ है ना। अर्थ जिसका मास है कैपिटल M, इस कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे वेट, याद रखना हम इसे वेट कर रहे हैं। वेट वही चीज है जो हम लोग कॉमनली बात करते हैं। इसका वेट कितना है, वेट ही वो फोर्स है जो फोर्स अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगाता है, तो उसको ही हम लोग वेट कहते हैं। तो वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक ही चीज है। कॉमनली हम लोग वेट बोलते हैं लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बोलते। तो कॉमन लैंग्वेज में इसको वेट बोला जाता है। तो जिस फोर्स से और अर्थ इस मास को खींच रही है अपनी ओर, अपने सेंटर की ओर खींचेगी, है ना, तो वो फोर्स को ही वेट कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैपिटल G, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस M इनटू कैपिटल M, क्योंकि M ऑब्जेक्ट का मास है, कैपिटल M अर्थ का मास है, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो अब देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस स्क्वायर ना, फॉर्मूला यही था हमारा। तो फोर्स, तो डिस्टेंस कितना है, RE प्लस H। डिस्टेंस टोटल कितना हुआ, RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो ये मेरा वेट बन गया। तो W जो है, तो वेट W से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G M कैपिटल M बाय RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया वेट का। ऑलराइट, तो हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वेट और फोर्स एक ही चीज है, डोंट गेट कंफ्यूज। ओके,
अगर हम ये मान के चले कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट का हाइट है इस रेडियस के कंपैरिजन में काफी कम है ना, इफ h इज मच लेस देन re, नेचुरली होगा भी। अर्थ की रेडियस से अगर आप कंपेयर करो, आप 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तो कहाँ ये इतनी वैल्यू और कहाँ 10 मीटर, बहुत छोटी वैल्यू है, तो उसके सामने आप h जोड़े या न जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो h अगर काफी कम है तो हम लिख सकते हैं कि re प्लस h जो है का होल स्क्वायर जो होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल टू, दिस इज साइन ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू re का स्क्वायर होगा। याद रखना, मतलब आप h जोड़े या नहीं जोड़े, क्योंकि h बहुत छोटा है तो काफी अंतर नहीं पड़ता है, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम re स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारा जो वेट हो जाएगा, वेट कितना हो जाएगा, g m कैपिटल M by re स्क्वायर, ओके re स्क्वायर। तो ये हमारा वेट हो जाएगा। तो वेट भी हम इसको कहते हैं या फोर्स भी कहते हैं, मतलब हम ये अर्थ इसको जो खींच रही है अपनी ओर, इसी को हम फोर्स F भी कहेंगे और इसी को हम लोग W वेट भी कहेंगे। फ्रेंड, अब एक चीज ध्यान देना कि हम लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर में ये पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आप किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, आप किसी चीज पे फोर्स लगाते हो, एक फोर्स लगाते हो, उसकी मास m है, तो क्या होगा, उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब उसकी स्पीड हर एक सेकंड में बढ़ने लगेगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब एक सेकंड में वेलोसिटी कितना बदलता है वही एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब हर एक सेकंड में वेलोसिटी बदल रही है, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन, तो अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो किसी मास पे तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी बदलने लगेगा, बदलने मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा जो भी बढ़ेगा, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। तो यहां पर भी आप देखो कि अगर इस मास को यहां से छोड़ दिया जाए, उठा के छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, इस मास पे एक फोर्स लग रही है, फोर्स और मास है, तो नेचुरली है कि ये इसमें एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन मतलब तेजी से नीचे को खींचने लगेगा, है ना। तो इसमें जो नीचे की जो एक्सेलरेशन लगी, इसमें जो एक्सेलरेशन हुई नीचे की ओर, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान से देखिए, और इसको स्मॉल g कहते हैं। यूजुअली हम एक्सेलरेशन को स्मॉल a कहते हैं, लेकिन इस स्पेशल केस में उसी एक्सेलरेशन को हमने g से रिप्रेजेंट किया है, मतलब g एक्सेलरेशन ही है लेकिन इसे स्पेशल टैग सिंबल दे दिया हमने, है ना, क्योंकि ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है। तो हमारा एक एक्सेलरेशन g आ जाता है। अब ये g कितना होगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें फोर्स मालूम है, फोर्स कितना है, ये है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स मेरा, अगर इस फोर्स के जगह पर ये वैल्यू रख दे, मास की जगह पर m रख दे, तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आप देखो कैसे हम निकालते हैं sg का वैल्यू। तो आपको g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फोर्स के जगह पर लिख देंगे ये, दिस इज माय फोर्स, जो इस ये मार्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो हम लिखेंगे g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन re होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास, मास का मतलब मास तो ऑब्जेक्ट का m है, तो m, और इसका एक्सेलरेशन कितना है g, इसी को तो g कहते हैं, ये g निकालना है हमें, ठीक है। देखो m ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाता है, तो क्या होता है, तो इसका मतलब हो गया g कैपिटल M अपॉन re का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल g। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकल गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैपिटल G का वैल्यू फिक्स है। कैपिटल G का वैल्यू कितना होता है, हमने बताया अभी, कैपिटल G इज इक्वल टू 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। कैपिटल G की वैल्यू फिक्स है। कैपिटल M मतलब यहाँ पे कैपिटल M का मतलब यहाँ अर्थ का मास है, हाँ, ये अर्थ का मास है, यहाँ ME लिख दो, ज्यादा बेटर होगा, ME, तो यहाँ पर भी ME है। अर्थ का मास भी मालूम है आपको, ME का वैल्यू मालूम है 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम, ओके। और RE भी मालूम है आपको, रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज फिक्स, और ये कभी बदलने वाला नहीं है। ये तीन चीज जो है वो कभी नहीं बदलेगा, इसलिए इसे कहते हैं कांस्टेंट है। इस तीनों का वैल्यू आप यहाँ रखोगे
तो नेचुरली है तो कैलकुलेटर के फिगर आएगा, जब जी नहीं बदलेगा, जब एम नहीं बदलेगा, अर्थ का मास कभी नहीं बदलना है, आर नहीं बदलेगा, तो नेचुरली इसका कैलकुलेशन का जो वैल्यू होगा वो भी नहीं बदलेगा। मतलब जी की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। कब? अर्थ पे, है ना। तो अर्थ पे जो है अगर इस पूरे वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो जी की जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.8। ये कैलकुलेट करके आप देख भी सकते हैं। सिंपली आप ये वैल्यू यहाँ पुट करो, कैलकुलेट करो तो इसका वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 9.8। क्योंकि जी एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा जी का वैल्यू अर्थ पे ये होता है। लेकिन अगर आप चले जाओगे मून पे, दूसरे प्लेनेट पे, तो वहां पे आपको मून पे जाओगे तो यहाँ पर मून का मास रखना पड़ेगा, यहाँ पर मून का रेडियस रखना पड़ेगा, तो मून पे जी का वैल्यू बदल जाएगा। तो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग जगह पे जी का वैल्यू बदल जाता है। जी का वैल्यू अगर आप स्पेस में जाओगे, स्पेस मतलब जहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वहाँ पे जी का वैल्यू 0 होगा। मतलब कोई आपको खींच नहीं रहा है, आप कहीं भी आपको छोड़ दिया जाए तो आप वहीं पे मतलब आप सस्पेंडेड रहोगे, आप मूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो केवल जी का वैल्यू 0 है। तो दिस इज द वे हम लोग जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक टर्म है इसी से जुड़ा हुआ, वो है फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? व्हाट इज फ्री फॉल? देखो इट्स वेरी सिंपल। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ दिया, ये ऑब्जेक्ट कहां जाएगा? नीचे गिर जाएगा। अर्थ की ओर खींच रही है, अर्थ इसे खींच रही है, तो इसका मोशन क्यों है? मोशन किस लिए क्यों बना? इसका मोशन का कारण कौन है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ अगर मूव कर रहा है, तो वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। और जब फ्री फॉल होगा तो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो दिस इज द वन थिंग जो हमने देखा, जी की वैल्यू मतलब जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो मास हमने डिस्कस किया और वेट, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, मास और वेट के बीच में। देखो मास क्या होता है और वेट क्या होता है? वेट तो अभी भी बताया कि वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। और वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है, मतलब फोर्स और वेट एक ही चीज है। लेकिन मास क्या है? तो मास हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट देखो तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी है। मास और वेट में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। तो मास क्या है? तो मास को हम कह सकते हैं कि इट इज अमाउंट ऑफ मैटर, है ना। इट इज अमाउंट ऑफ मैटर का मतलब, मैटर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स। तो जितना ज्यादा आइटम्स होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा, उतना ज्यादा मास होगा, हम कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ मैटर, इट इज अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, जो कहीं बदलने वाला नहीं है ना। और ये क्या है? इट इज फोर्स ऑफ, अभी बताया, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहिए या ग्रेविटी कहिए। ग्रेविटेशन को हम लोग कभी कभी ग्रेविटी भी कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये फोर्स है, माइंड, इसका नेचर फोर्स का है। क्योंकि ये अमाउंट ऑफ मैटर है ना। इसकी एसआई यूनिट जो होती है, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम, केजी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सिंपल, जो फोर्स का एसआई यूनिट होगा, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। याद रखना है, कैपिटल जब टोटल फुल लिखेंगे तो स्मॉल एन से लिखेंगे, जब सिंबल लिखेंगे तो कैपिटल एन से लिखेंगे, ये ध्यान देना है। थर्ड जो डिफरेंस है मास, वो है कि ये मास स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, ओके। स्केलर का मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। स्केलर का मतलब होता है इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वैसे भी आप जानते हो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है। फोर्स किसी ना किसी डायरेक्शन में आप अप्लाई करते हो ना, बिना डायरेक्शन का फोर्स होता ही नहीं है। कहीं ना कहीं फोर्स लगाओगे, इधर लगाओगे, उधर लगाओगे, तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। इसलिए फोर्स में डायरेक्शन होती है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, हाँ। और फोर्थ क्या है? तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब है मास में बदलता नहीं है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है अर्थ पे,
तो उसका मास 5 kg मून पे भी होगा। मतलब मास कभी भी नहीं बदलता है, कहीं भी यूनिवर्स में चले जाओ। लेकिन ये जो है फोर्स, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है नॉट कांस्टेंट। अब सिंपली लिख दो नॉट कांस्टेंट, मतलब ये कभी स्थिर नहीं है, ये बदल सकता है। आपका अर्थ पे वेट कुछ और होगा, मून पे वेट कुछ और होगा। यूजुअली आप देखोगे कि अर्थ से आप अर्थ का वेट, अगर अर्थ पे आपका 60 न्यूटन वेट है ना, वेट को न्यूटन में करते हैं, 60 न्यूटन है, तो मून पे आपका वेट कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो ये है कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कुछ पढ़ा है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 तरह के इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ओके, 3 तरह के इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने देखा है। नंबर 1 v इजिकल टू u प्लस at। नंबर 2 v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर प्लस 2as। एंड थर्ड s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, ये जो इक्वेशन हमने मोशन पढ़ा था, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्रेविटेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मोशन यहां भी हो रहा है। आप अर्थ पे, ये अर्थ है ना, ये अर्थ पे अगर आप कोई चीज ऊंचा करके छोड़ देते हो m मास का, तो ये नीचे क्यों गिरता है, इसमें g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो नेचुरली है, जब ये मूव करेगा तो मोशन है, तो उस मोशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही 3 इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बस थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, वो ये कि v तो v रहेगा, u तो u रहेगा, प्लस माइनस a के जगह पे हम g लिखते हैं। पता है, आपको मालूम है ना कि a और g एक ही चीज है, तो gt लिख देंगे। और प्लस माइनस क्यों लिखा, इसलिए लिखा कि अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है, अगर ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आता है तो प्लस g, ऊपर की ओर फेंक देते हैं, तो होता है ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर की ओर फेंका, तो उस समय माइनस g देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आती है तो स्पीड बढ़ती है, क्योंकि अर्थ खींच रहा है ना, और ऊपर नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसकी अपनी धीरे धीरे कम हो जाएगी स्पीड। क्यों, क्योंकि अर्थ उसे पीछे क्यों खींच रही है, वो आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो नेचुरली स्पीड घटेगी, इससे जी माइनस हो जाता है। तो ये ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट जब नीचे की ओर आ रही है तो जी का यहाँ पर फार्मूला में प्लस ले लेंगे, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो जी में तो फार्मूला में माइनस ले लेंगे। फार्मूला सब कुछ वही है, ए की जगह पर जी, नेचुरली एज यू नो कि एक जी ही है। दूसरा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2g और h। देखो s जो है डिस्टेंस है, जनरली डिस्टेंस जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में s लेते हैं, लेकिन वर्टिकल में उसी को हम लोग h कहते हैं। दोनों में नेचर में कोई अंतर नहीं है, दोनों लेंथ है, दोनों डिस्टेंस है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल डिस्टेंस को हम लोग हाइट से बोलते हैं। बस एक सिंपल का अंतर हो गया, और प्लस माइनस आप समझ में आ गया, वही कारण है। और s इक्वल टू ut को h इक्वल टू, क्योंकि h का स्थान ले लेगा ut प्लस माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो सेम इक्वेशन हम लोग यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है तो हम लोग यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आप अब एक जगह पर g लिख दो, s की जगह पर h लिख दो, और प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है तो यहाँ प्लस लेंगे जी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है तो माइनस जी लेंगे। तो इस प्रकार यू कैन सॉल्व डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स आल्सो, ठीक है। और आप जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अभी हमने बताया कि जी का वैल्यू आप कैलकुलेट करना है तो कैपिटल जी m बाई r e स्क्वायर, तो अर्थ का आप जी निकाल सकते हो, है ना। तो इस प्रकार दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट phenomenon, gravitation. Okay, thank you.